हेलो एस्पिरेंट्स। पीआईबी सीरीज के अंदर आज 15 तारीख है और आज हम 2 दिन की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारा संडे को ऑफ रहता है, इसलिए हम सैटरडे और संडे ये 2 दिन की आर्टिकल है वो आज मंडे है, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। और आप काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इनको थोड़ा डिटेल के अंदर कराओ, कोई कह रहा है कि इसको शॉर्ट के अंदर कराओ। देखो, मैं ऐसा है कि मैं सबको साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ, इसलिए हम डिटेल से ही कवर करेंगे। और आप थोड़ा कोशिश करो कि कुछ चीज़ें ऐसी हों कि भाई मैनेज हो सकें, ये मैनेजेबल चीज़ें हैं। इनको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है तो उसके लिए कोशिश करो कि आप अपने स्तर पे कुछ ऐसे कि भाई उसको छाँटने की कोशिश करो थोड़ा, ठीक है? और उसके अलावा जैसे A4 साइज़ वाले पेपर वाला कि भाई पीडीएफ वगैरह ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब डाउनलोड सही से नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मंथली मैगज़ीन चाहिए, तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में विचार करेंगे। अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, यदि बाद में होगा तो हम देखेंगे। मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में, हमारे 2 ही कमिटमेंट हैं वो आपको पता है, और उसी पे ही हम स्टिक रहेंगे और देखते हैं उसके बाद में हम सोचेंगे। और जो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो ये स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज सेशन शुरू करते हैं हम। हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, धर्मेंद्र जाखड़ सर करवा रहे हैं, और इसके अंदर क्या है कि जैसे 6 महीने की आंसर राइटिंग है तो लाइव आपको क्लास ली जाएगी। उसके अलावा 300 पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन है, जैसे आपने डेमो के अंदर भी देखा होगा कि नए क्वेश्चन है तो किस तरीके से केस स्टडी वगैरह, अच्छी अच्छी केस स्टडी हैं जो करंट की केस स्टडी कैसे बन सकती हैं, तो वो सब उन्होंने कवर करवाई हैं। उसके अलावा आपको मेंटरशिप दी जाएगी। इसके अंदर क्या है कि एक चैट आईडी मिलेगी और आपको वहाँ पे बात करने का मौका मिलेगा कि जो आपके पर्सनल डाउट हैं, या फिर उसके बाद में आपकी कॉपी है तो वो भी आप भेज सकते हो। उनको ऑडियो फीडबैक के द्वारा आपको जवाब दे दिए जाएंगे हर चीज़ के, जो भी आपके पर्सनल और प्रोफेशनली डाउट हैं वो सब। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और लाइव आंसर रिव्यू होते हैं, जैसे मतलब कि आपकी क्लास होगी और उसी टाइम पे लाइव है जो आंसर रिव्यू होंगे आपके, और उसके बाद में आप टेलीग्राम आईडी पे वो भेज सकते हो। उसके अलावा आज दूसरी क्लास है जो एक ऐसे तो मान लो कि आप पहली क्लास ही है हिंदी लिटरेचर की, और पहली तो ओरिएंटेशन क्लास थी, और अभी जो पहली क्लास होने वाली है इसके अंदर भी यही मॉडल आंसर तरीके से ऐसे लाइव आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी। ये श्याम सुंदर सर हैं, वो आपको करवाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके स्टडी आईएएस विद डीजे ऐप है, यहाँ पे जाके, और ये दोनों कोर्सों के अंदर से आपको जो अच्छा लग रहा है, या दोनों यदि आपके हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है तो यहाँ पे आके आप इनरोल कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेमो क्लासेस भी हैं, वहाँ पे आप जाके भी यहाँ पे भी देख सकते हो। चलिए, आज पहला आर्टिकल है हमारा, इंदौर डिक्लेरेशन से संबंधित है। अभी क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज है तो उसकी अध्यक्षता भारत के पास में है, और इसमें जो कृषि मंत्री हैं, अलग अलग देशों के जितने भागीदार देश हैं उनके जो कृषि मंत्री है उनकी बैठक हुई, और उस आधार पे इसके अंदर एक सम्मेलन के अंदर एक इंदौर डिक्लेरेशन फाइनलाइज किया गया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जैसे जलवायु परिवर्तन से या क्लाइमेट सस्टेनेबल तरीके से कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, तो उससे संबंधित इंदौर डिक्लेरेशन है, ये इनके अंदर फाइनलाइज हुआ है। और इसके अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन आते हैं वो मेरे को आज आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दिखाओगे। और उसके बाद में जैसे आयोजन और पृष्ठभूमि, पहली बात इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि आपको पता है इंदौर के अंदर हो रहा है। दूसरा कि इसकी आबादी, जो ब्रिक्स देश हैं तो उनकी आबादी है तो वो 50%, विश्व की 50% आबादी ब्रिक्स देशों के अंदर ही है। उसके बाद में जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, तो उसका लगभग विश्व की 42% जितनी एग्रीकल्चर लैंड है उसका वो भारत के अंदर ही है, ब्रिक्स के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन का 42% ब्रिक्स देश ही करते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट हैं, ये आपको मेंस के लिए याद रखने हैं। ठीक है, कि जैसे भी कभी भी कहीं भी ब्रिक्स का यदि क्वेश्चन आता है आप इसको सीधा सीधा कोट करोगे, ठीक है, लिखोगे इसको। उसके बाद में घोषणा पत्र इंदौर डिक्लेरेशन के तौर पे सामने आया है। इसकी थीम क्या है, जैसे छोटे किसान है, महिलाएं हैं और युवा है, तो उनके क्या है कि खाद्य सुरक्षा और उनके भविष्य को संवारने के लिए इस थीम के ऊपर ये आयोजित किया गया है। बाद में इसके अंदर 4 प्राथमिकता प्रायोरिटी सेक्टर है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब खाद्य और पोषण, तो इसके अंदर कैसे भागीदारी कर रहे हैं, पौष्टिक खाद्य है तो वो कैसे मिल सकता है, इसके लिए ब्रिक्स देश साथ में आए हैं। फिर व्यापार सहयोग, व्यापार के अंदर जैसे मतलब एग्रीकल्चर व्यापार है तो उसके अंदर सहयोग करेंगे, ट्रेड कोऑपरेशन। तीसरा है सतत खेती, मतलब जलवायु परिवर्तन के बीच कैसे इस तरीके से खेती की जाए कि मृदा है तो उसको भी संभाला जाए साथ साथ में, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज है तो उसका भी कृषि पे असर ना पड़े, तो उसके लिए क्या है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए इन्होंने साथ में आए ये सब। फिर उसके बाद में नवाचार व तकनीक, नवाचार और तकनीक के लिए जैसे आधुनिक तकनीक कैसे कृषि के अंदर काम कर रही है, तो उसके लिए भी ब्रिक्स देश हैं वो साथ में आएंगे। तो ये 4 इसके प्रायोरिटी सेक्टर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में
अब इसके अंदर 4 इनिशिएटिव लिए गए हैं ब्रिक्स देशों के द्वारा, 4 इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला है एक ब्रिक्स का एक उत्कृष्टता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो कहां पे बनेगा? आईआईएफ मोदीपुरम के अंदर। और ये किससे संबंधित है? एग्रो इकोलॉजी, मतलब कृषि की जो पारिस्थितिकी है उसके लिए, और पुनर्योजी कृषि, मतलब जैसे कि मतलब मृदा है तो वो भी खेती के साथ में अच्छी बनी रहे, और जैव विविधता है उसको भी नुकसान ना हो, तो इसलिए होती है ये पुनर्योजी कृषि। इसको कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ब्रिक्स का उत्कृष्टता केंद्र है, तो ये कहां पे है? मोदीपुरम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में ये कहां है? मेरठ के अंदर है ये। और उसके बाद में डिजिटल कृषि पे ब्रिक्स नेटवर्क, डिजिटल खेती के लिए एक ब्रिक्स का नेटवर्क बनाया है। तो इसमें ये कौन कौन है इसके अंदर सामने? एक तो एआई का होता है, मतलब एआई के लिए समाधानों के लिए भारत में इसका समन्वय आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली कर रहा है। तो ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर है तो उसको डिजिटल तरीके से डेटा वगैरह इकट्ठा करना, एआई का कैसे यूज में लिया जाए, और जैसे मतलब खेती है तो वहां पे क्या क्या उगाना चाहिए, ये सब चीजें एआई बताएगा। और इसके लिए एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, और ये आईआईटी दिल्ली है, ये इसके अंदर समन्वय करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बात आईआईटी दिल्ली वाला, ये एक मोदीपुरम है ये, ठीक है। उसके बाद में बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों का वैश्विक मंच। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब जो किसान है तो वो बीज उत्पादित करते हैं, या फिर एक खेत किसान है वो दूसरे किसान को, यदि वो पारंपरिक बीज हैं या फिर मान लो कि उनके खुद के ही बनाए हुए कुछ ऐसे बीज होते हैं, तो उनको यदि वो बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बिना ब्रांड के खरीदना बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये होता है बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों का वैश्विक मंच चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम, तो ये क्या है कि एक तो पीपीवी एफआरए, तो ये क्या है कि जैसे पौधों की किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में। और ब्रिक्स एग्रीन है उसके बाद में ब्रिक्स एग्री इन, जैसे मतलब ब्रिक्स देश हैं तो जो एग्रीकल्चर इनपुट है, एग्रीकल्चर इनपुट जैसे मतलब बीज हो गया, खाद हो गया, ये सारी चीजें जो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट की तौर पे काम करती हैं, तो उनमें क्या है कि ये एग्रो इनपुट और जेनेटिक रिसोर्स जो आनुवंशिक संसाधन है उनकी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक नया नेटवर्क फ्रेमवर्क है, कि मतलब ये ब्रिक्स देश हैं तो ये एग्रीकल्चर इनपुट है इनके आदान प्रदान के लिए एक साथ के अंदर आएंगे इसके तहत। तो इसके तहत ये क्या है, 4 इनिशिएटिव हो गए। पहला उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है। दूसरा है एग्रो और इकोलॉजी के लिए, फिर डिजिटल कृषि के लिए है एक नेटवर्क, फिर तीसरा है बीज प्रणालियों के लिए है, और चौथा है ब्रिक्स एग्री इन, ब्रिक्स की जो एग्रीकल्चर इनपुट है उनके लिए समझौता किया है कि मतलब एक साथ में आएंगे ये। बाद में और क्या क्या सुधार किए गए हैं, जैसे ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, इसको कहते हैं BARP, ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म है ये। तो इसमें क्या है कि अनुसंधान को प्रयोगशाला से सीधे खेतों, मतलब जो प्रयोगशाला के अंदर मान लो कोई शोध हुआ है तो उसको प्रयोगशाला के अंदर ही नहीं रहे वो, और उसको जैसे खेत तक यदि उसको ना इंप्लीमेंट किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसके लिए क्या है कि ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लैब टू लैंड, लैब से सीधा लैंड के ऊपर लेके आओ इसको, और नॉलेज है तो उसको क्या है कि ऑक्शन हब के अंदर बदला जाए, मतलब एक्शन हब, कि मतलब एक्शन किया जाए, उस पर काम किया जाए, यदि खेतों के अंदर उसका उपयोग किया जाए। तो इसके लिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच। उसके बाद में ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, जैसे मतलब ब्रिक्स के जो अनाज हैं, ब्रिक्स देश हैं तो वो अनाज उत्पादित करते हैं, अलग अलग अनाजों का उत्पादन करते हैं, तो उनके लिए एक ग्रेन एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज मतलब आप समझते हो जिस तरीके से शेयर मार्केट होता है उस तरीके से मान लो कि वैश्विक दाम है, तो वो अभी क्या है कि इनके जो अनाजों के दाम है तो वो पश्चिमी देश हैं वो निर्धारित करते हैं। तो अभी ब्रिक्स देश हैं तो ऐसे कह रहे हैं कि हम एक साथ में आके और इनको जैसे मतलब एक्सचेंज रेट है इनकी तो उनको हम तय करेंगे। और जैसे मान लो कोई कोविड वगैरह इस तरीके से यदि कोई युद्ध वगैरह ऐसे बड़े स्तर पे हो जाता है तो उस टाइम पे हम एक दूसरे को आसानी से दे सकें, और इनके जो ज्यादा रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट नहीं करें, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, उसके लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बनाया है। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है, ब्रिक्स वाटिका, कि ये सदस्य देश हैं तो इंदौर के मेघदूत गार्डन है, तो यहाँ पे इन्होंने एक ब्रिक्स वाटिका बनाई है, कि मतलब यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे वगैरह इस तरीके से लगाए जाएंगे, यही है। उसके बाद में भारत की घरेलू नीतियां क्या है, कि उर्वरकों पे सब्सिडी दे रही है भारत, फिर डीएपी यूरिया इन पे सब्सिडी दे रहा है भारत। फिर उसके बाद में कस्टम हायरिंग सेंटर है ना। जैसे आपको पता है कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होते हैं, जैसे मान लो किसान है तो उनको ट्रैक्टर वगैरह या फिर कोई मशीन वगैरह इस तरीके से चाहिए होती हैं, तो वहां से किराए पे ले सकती हैं, जो कस्टम हायरिंग सेंटर होते हैं वहां से वो किसान है वो किराए पे ले सकते हैं। उसके बाद में पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे अल नीनो है,
कार्बन क्रेडिट है, फूड लॉस है। मतलब फूड लॉस अलग चीज होती है ना। जैसे मतलब फूड है तो मान लो कि एक एक जगह से दूसरी जगह जाने में लॉजिस्टिक के अंदर यदि फूड का नुकसान होता है तो उसको कहते हैं फूड लॉस। तो एल नीनो वगैरह इस तरीके से जो बाजार में होने वाली दूसरी जो समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए ना इन्होंने मिलकर रणनीति बनाई है। तो ये है ब्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज थी। और इसमें मेन तो वही है, जो पहला पेज था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना आपको। और इनको भी, ये जो 4 इनिशिएटिव है इनको ध्यान रखना है, और ये डिक्लेरेशन है इसको ध्यान में रखना है, ये मेंस के लिए काम का है। उसके अलावा ये 4 पॉइंट है ये काम के हैं। अगला आर्टिकल कोहा सॉफ्टवेयर से संबंधित है। कोहा सॉफ्टवेयर ये एक तरीके से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम है। कि मान लो कि लाइब्रेरीज हैं काफ़ी सारी, तो उनके अंदर डिजिटल तरीके से मान लो किसी ने किताब ली है और कोई किताब वापस दे के जा रहा है, जमा करा के जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उनको सबको। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जो डिजिटल बनना चाहती हैं, तो उनको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, ये कोहा सॉफ्टवेयर। और उसके ऊपर ये डिजिटल तरीके से लाइब्रेरीज के जितने भी काम होते हैं उनको यहाँ पे संपादित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दे सकते हैं, ये मान लो आप। ठीक है, तो ये है कोहा सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या होता है कि जैसे लाइब्रेरीज हैं तो उनको एक साथ में इंटीग्रेटेड किया जाता है। तो ये क्या है, ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली है। और इसमें क्या होता है, जैसे ओपन सोर्स लाइब्रेरी होगी, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हर कोई आदमी, मतलब मान लो आप भी या फिर मैं भी, कोई भी आदमी इसके अंदर चेंज कर सकता है कि भाई मैंने किताब जमा करा दी है तो मैं इसको डाल दूंगा कि भाई ये मैंने किताब जमा कराई थी, इस तरीके से। तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ये। और ऑटोमेशन में व्यवसायिक दक्षता को मजबूत करने के लिए ये ILMS है, इसके कार्यान्वयन प्रबंधन में व्यवहारिक कौशल प्रदान करेगा। तो प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर, कोहा आर्किटेक्चर, ये लाइनक्स वगैरह, मतलब अलग अलग जो चीजें हैं वो शामिल है इसके अंदर। ये हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, आपको ध्यान नहीं देना इन पे। ठीक है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कोहा सॉफ्टवेयर है वो लाइब्रेरी से संबंधित है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल अटल टिंकरिंग लैब, इससे संबंधित है। अभी जो इंडिया और फ्रांस हैं तो उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब है, इनके अंदर समझौता किया है कि जो अटल टिंकरिंग लैब आपको पता है कि इंडिया की है, और वहाँ पे जो फ्रांस है वहाँ के स्कूली नवाचार को बढ़ाने के लिए, आपको पता है अटल टिंकरिंग लैब है तो ये मतलब अटल इनोवेशन मिशन है इसके तहत आती है। और एक तरीके से ऐसी प्रयोगशालाएं होती हैं ये, कि इसके अंदर सब कुछ एक एक जगह, मतलब इनोवेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, AI, मशीन लर्निंग, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, तो वो स्कूल स्तर पे है ना बच्चों को सिखाई जाती हैं। इससे क्या है कि वो स्टार्टअप वगैरह आगे बढ़ के और अच्छे काम कर सकें, इनोवेशन कर सकें, उसके लिए होती है। तो जैसे मान लो कि पहले क्या होता था कि जैसे विकसित देश हैं तो वो विकासशील देशों को अपने जो इनोवेशन है तो वो प्रोवाइड करवाते थे, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये क्या है कि फ्रांस है तो फ्रांस अपने स्कूलों के अंदर जो इंडिया का इनोवेशन है वो इंप्लीमेंट करेगा। जो अटल टिंकरिंग लैब है वहां की स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट होगा, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं और क्या है। पहली बात है ये अटल इनोवेशन मिशन है, इसके तहत है। और किस किस के बीच में है, एक तो अटल इनोवेशन मिशन हो गया, और दूसरा है ला फाउंडेशन दसोल्ट सिस्टम, इसके बीच में। दसोल्ट आपको पता होगा, राफेल वाला आपको याद है यदि, तो दसोल्ट है वो राफेल वाला है, ये कंपनी है। फिर उसके बाद आयोजन कहाँ हुआ, फ्रांस के अंदर नीस में, जो मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था आपको कि फ्रांस फ्रांस इनोवेट्स, भारत फ्रांस है, तो उसके बीच में भारत इनोवेट्स 2026 है, एक कार्यक्रम चल रहा है जो शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम था, मैंने पहले बता दिया आपको। तो उसकी उस कार्यक्रम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि फ्रांस की में पहली स्कूल नवाचार प्रयोगशाला है ना इसके तहत स्थापित की जाएगी। अभी क्या है कि भारत और फ्रांस है, ये नवाचार वर्ष है 2026 के अंदर मना रहे हैं, ये दोनों साथ के अंदर नवाचार वर्ष मना रहे हैं 2026 को मना रहे हैं। ठीक है, तो इसके तहत इसको शुरू किया जाएगा। अभी क्या है, अटल इनोवेशन मिशन है, आपको पता है 2016 के अंदर शुरू हुआ था। इसके तहत 10,000 से ज्यादा है ना वो लैब्स है अभी स्थापित हो चुकी हैं। और 1.1 करोड़ से ज्यादा जो लाभार्थी हैं, मतलब विद्यार्थी हो गए लाभार्थी हैं, तो वो AI, रोबोटिक्स, 3D डिजाइन, इस तरीके से जो नई तकनीक है वो सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बस यही है इसके बारे में। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल टेलीलो, रिफॉर्म उत्सव और दिशा स्कीम, ये 3 चीजें हैं, इससे संबंधित है कि भारत सरकार ने पहले तो क्या है कि जैसे 12 साल पूरे हुए हैं अभी। ठीक है, तो उस टाइम पे अभी सरकार ने जो कानून व्यवस्था है तो उसको अच्छा सुचारू बनाने के लिए उसके अंदर डिजिटल तरीके से कैसे सबके लिए एक्सेस किया जा सके, मतलब सभी तक है ना न्याय है तो वो कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं उससे संबंधित ये आर्टिकल है। और जैसे अभी आपको पता है कि
आर्टिकल 39A है हमारे संविधान का, तो वो सभी तक मुफ्त न्यायिक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचे, उसके लिए आर्टिकल है ये। और तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया है उससे संबंधित है, टेलीलॉ, दिशा, रिफॉर्म उत्सव, ये सब है। तो और इसमें क्या है, पहली बात तो ये दिशा स्कीम है, तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो इसमें क्या है कि ये 100% है, केंद्र सरकार पैसा देती है, न्याय विभाग की ये स्कीम है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि कानूनी जागरूकता फैलाना और न्याय तक सबकी पहुंच हो सके वो उसको बढ़ावा देना। उसके बाद में सुधार उत्सव, कि सरकार ने अभी डिजिटल रूपांतरण या न्यायिक अवसंरचना के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, तो उसके लिए मतलब क्या क्या सुधार किए हैं, तो उसका उत्सव मना रही है कि हमने 12 सालों के अंदर बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है, तो उसको उत्सव की तरह सरकार मना रही है। उसके बाद में एक टेलीलॉ स्कीम है। आपको पता है कि जो प्रौद्योगिकी है, जो मतलब ग्रामीण स्तर पे जो उद्यमी है, वीएलई है, ये क्या करते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं ना गाँव के अंदर, उसके माध्यम से जो जमीनी स्तर पर जो आम लोग हैं वो कानूनी यदि सलाह चाहते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, और जैसे उनको कानूनी सलाह है वो ऑनलाइन मिल जाती है। एक टेलीलॉ एक प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा, ठीक है। तो टेलीलॉ के बारे में बता रखा है। उसके बाद में सरकार ने क्या कहा कि न्याय प्रबोध अभियान चलाया, अभी न्याय प्रबोध अभियान। अब क्या है कि सरकार 1 साल तक है ना, जो कानूनी जागरूकता है तो उसके लिए 1 साल तक ये अभियान चलाएगी, न्याय प्रबोध अभियान। इसमें क्या करेगी सरकार, 90 सेकंड में अधिकार जाने। इसमें क्या है कि जैसे नागरिक है तो उनको त्वरित है ना कानूनी जानकारी मिल जाएगी, 90 सेकंड में, है ना, आपके अधिकार जान लो कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए 90 सेकंड में आपके अधिकार जानो। फिर न्याय प्रश्नोत्तरी, कि युवाओं के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है उनकी या उनके मूल्यों की समझ विकसित करने के लिए यह है जस्टिस क्विज, ये सरकार लेके आई है इसके तहत। उसके बाद में जनहित प्रतिज्ञा, मतलब प्रो बोनो। प्रो बोनो ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है जनहित। जनहित के लिए क्या मतलब, एक प्रतिज्ञा ली गई है कि जो वकील है या फिर छात्र हैं तो वो क्या करेंगे कि मतलब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उन तक मुफ्त कानूनी सहायता है तो वो अपनी तरफ से देंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। तो ये वकील हैं या छात्र हैं, कानून के जो छात्र हैं उनके लिए ये, ठीक है। फिर अगला आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इससे संबंधित है। अभी इसकी क्या है कि कैप्टिव ब्रीडिंग हुई है काफी, 3 चूजे हैं शायद, तो उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की गई है, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो हमें गोडावन के बारे में जानना जरूरी है कि ये गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है शायद, तो वहाँ पे पाया जाता है ये। और उसके अलावा ये अलग अलग जैसे 1-2 राज्यों के अंदर और है, आंध्रा वगैरह यहाँ पे भी है, गुजरात के अंदर भी पहले पाए जाते थे, अभी तो शायद इनकी संख्या खत्म हो चुकी है वहाँ पे भी। तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है, तो हम देख लेते हैं और क्या है इसके अंदर। तो पहली बात तो है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनके संरक्षण के लिए 3 चूजे हैं तो उनको शामिल कर लिया गया है। फिर इसमें और चीजें काम की नहीं है, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, मतलब कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा है ना इनको पैदा किया गया है। और जंप स्टार्ट इंटरवेंशन, ये काम का है कि राजस्थान में इस पहल के तहत जंगली अंडों के बदले अभी क्या है कि 3 चूजे प्राकृतिक माहौल में निकले हैं, जो जंगली अंडे हैं उनमें प्राकृतिक माहौल के अंदर 3 चूजे निकले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है शुरुआती जो जेनेटिक विविधता है उसको बेहतर करना, कि जैसे जेनेटिक विविधता है तो वो अच्छी होगी ना, तो ये चूजे हैं तो वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे इससे, तो और शिकार होने का जोखिम है वो भी खत्म हो जाएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मतलब अभी क्या होता था कि जैसे लोमड़ी वगैरह या सियार या फिर वहां पे जो कुत्ते वगैरह रहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो ये अंडे हैं तो इनको खा जाते हैं, इनको इनके लिए ज्यादा समस्या रहती है, तो उनके जोखिम को कम करने के लिए है ये। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम देख लेते हैं, ये आर्टिकल में तो इतना ही दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो रिवाइज के लिए आपके लिए। फिर जैसे पहला इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आप देख लोगे। उसके बाद में ये गोडावन कहा जाता है इसको, ये राज्य पक्षी है राजस्थान का। उसके बाद ये जो ग्रासलैंड है, शुष्क और अर्ध शुष्क, मतलब एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड है, वहां पे पाया जाता है। उसके बाद में विस्तार है, ग्रेट डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पे तो है ही। उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे छोटी संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद में आबादी में गिरावट के प्रमुख कारण क्या है, कि मतलब यहाँ पे पावर लाइंस हैं, ये टकरा जाते, वहां से वहां पे टकरा जाते हैं, जो ऊपर पावर लाइन होती हैं तो उनसे ये टकरा जाते हैं, क्योंकि इनका जो फ्रंटल विजन है वो कम होता है, और इससे क्या होता है कि हाई टेंशन के तार है तो उनसे ये टकरा के इनकी मृत्यु हो जाती है।
आवास को नुकसान है, जैसे मतलब कृषि वगैरह करने लगे हैं, सिंचाई वगैरह सुविधाएं वहाँ पे जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो पहुंच चुकी है। उद्योग है तो वो भी उनका विस्तार हो चुका है। आपको पता है कि सोलर जो पार्क वगैरह ये सब बन रहे हैं, अडानी अंबानी वहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसके कारण जो प्राकृतिक घास के जो मैदान है वो कम होते जा रहे हैं वहाँ पे। अब क्या है कि धीमी प्रजनन दर और परबक्षी कि इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोमड़ी है, ये सब है, कुत्ते हैं, सुअर हैं, तो ये जो इनके मादा के अंडे हैं इनको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और एक बार में एक अंडा देता है, इसलिए ये खत्म भी हो गया तो फिर ज्यादा दिक्कत है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया था कि राजस्थान और गुजरात में प्रमुख ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आवास हैं, तो वहां पे बिजली के तारों की भूमिगत भूमिगत या तो भूमिगत करो उनको, या फिर बर्ड डाइवर्टर होते हैं, एक तरीके से चमकीले कुछ ऊपर है ना, उनके ऊपर लगाए जाते हैं, जो हेड 4 हेड लाइन होती है ना, ऊपर से बिजली के तार होते हैं, उनके ऊपर ये लगा दी जाते हैं। उनसे उनको पता चल जाता है कि इधर से कुछ है, यहाँ नहीं जाना है। ठीक है। फिर प्रजनन केंद्र है, तो राजस्थान के अंदर जो सम में संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। सम आपको पता है यहाँ पे घूमने के लिए काफी लोग जाते हैं, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में था। अगला आर्टिकल है ये, तो इंडिया के स्पेस इकोनॉमी है उससे संबंधित है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने कहा है कि अभी $45 बिलियन है ना, अभी कुछ सालों के अंदर, अगले 10 सालों के अंदर हो जाएगा। और अभी कितना है, $8 से $9 बिलियन है स्पेस इकोनॉमी हमारी। ठीक है, बिलियन लगाना है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे स्टार्टअप हैं वो 400 से ज्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। ये पहले जो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कल परसों, उसके अंदर भी देख लिया था कि हमारे यहाँ पे 400 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। तो स्टार्टअप इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, स्पेस स्टार्टअप है वो भी काफी हो रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है वो ये है 10 सालों के अंदर $45 बिलियन। ठीक है, बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, वही चीजें वापस रिपीट होंगी। तो एक बार वापस देखना चाहो देख लो कि 8-9 बिलियन है अभी, उसको 40 से $45 बिलियन करना है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे 400 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप है यहाँ पे। गवर्नेंस के अंदर स्पेस टेक, गवर्नेंस में स्पेस टेक क्या है, जैसे मतलब पीएम गति शक्ति है, ड्रोन निगरानी है, इसके अंदर सारों के अंदर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका यूज में आ रहा है। जैसे शहरी विकास के अंदर हम यूज में ले रहे हैं, बुनियादी ढांचे का जो नियोजन है वो सब कई कई जैसे मनरेगा वगैरह इनके अंदर भी हम ले रहे हैं। अब तो विकसित भारत जी राम जी हो गया है, उनके अंदर भी हम इसका यूज में ले रहे हैं। तो अंतरिक्ष मिशन है, जैसे चंद्रयान 3 है, मंगल मिशन है, ये पहले पहले ही थे जो है ना काफी सफल हुए। ठीक है, तो पीएसएलवी मिशन है, तो ये इन पे काफी ज्यादा मतलब एक ऑथेंटिसिटी आ गई है कि ना पीएसएलवी है तो ये काफी अच्छे मिशन करता है। उसके बाद में एक राइज कॉन्क्लेव है, ये पहले भी आर्टिकल आया था, मैंने इसको कवर नहीं किया था और ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने कवर नहीं किया कि राइज कॉन्क्लेव है। तो ये विकसित भारत 2047 के आधार पे ना जो उद्यमिता है, जो स्टार्टअप है ना, 125 से ज्यादा जो स्टार्टअप है वो डीप टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इस तरीके से है ना काफी नवाचार प्रदर्शन करेंगे। तो मतलब ये राइज इनिशिएटिव है, काम का नहीं है, पर ये स्पेस टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ में इसको जोड़ सकते हो आप, कि मतलब ये एआई वगैरह का यूज है ना इसके साथ में आप ले रहे हो। ठीक है, तो ये राइज कॉन्क्लेव है और उसके अलावा स्पेस इकोनॉमी से संबंधित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के अंदर यूज में ले सकते हो इसको। अगला आर्टिकल पीआईबी बैकग्राउंडर का है और इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। विश्व वायु दिवस है, ये 15 जून को था, तो इसलिए क्या है आर्टिकल आया कि हमारा जो 100 गीगावाट है, तो वो हमारी जो क्षमता है, तो पवन क्षेत्र के अंदर कितनी मतलब पवन ऊर्जा है तो उसके में कितनी हो सकती है, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं और क्या है। पहली बात है 15 जून को ग्लोबल विंड डे था, गोवा के अंदर बनाया गया है, भारत के अंदर, मतलब जो भारत का है वो भारत के अंदर बनाया गया है, ग्लोबल वाला तो कहीं और बनाया होगा पता नहीं। विंड एनर्जी, इसकी थीम क्या है, विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, ये थीम है इसकी। उसके बाद में अनुमानित क्षमता, भारत के अंदर की अनुमानित क्षमता है, जो मतलब पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है, तो वो क्या है 120 मीटर की ऊंचाई पे, तो इतनी है 695.5 गीगावाट की, मतलब इतनी क्षमता हमारी है कि हम इतनी कैपेसिटी से इसका उत्पादन कर सकते हैं। और 150 मीटर है ये ऊंचाई पे, 1163 गीगावाट है, तो ये 120 और 150 है। आपको पता है कि जितनी आप ऊंचाई पे जाओगे उतनी ज्यादा हवा होगी, तो ये ज्यादा ऊंचाई पे ज्यादा हमारी क्षमता बढ़ती है। उसके बाद में भारत है, तो वो उसके अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर संभावनाएं ज्यादा है। उसके बाद में गुजरात है, उसके बाद में थर्ड नंबर महाराष्ट्र है और फिर कर्नाटक है। ये संभावनाएं हैं 150 मीटर पे सबसे ज्यादा संभावना कहां पे है, तो वो पहला राजस्थान है। ठीक है, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, या मैं कल देख के बताऊंगा, मैं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है कि मतलब फर्स्ट कौन है इसके अंदर, मतलब अभी ऊर्जा उत्पादन के अंदर, पवन ऊर्जा उत्पादन के अंदर फर्स्ट कौन है वो आप मेरे को बताना। ठीक है,
फिर उसके बाद में वर्तमान स्थिति और लक्ष्य क्या है, दुनिया में चौथे स्थान पे है भारत, पवन ऊर्जा के अंदर फोर्थ स्थान पे है, और वृद्धि सबसे अधिक है तो वो 2025-26 के अंदर ना काफी सारी वृद्धि हुई थी, मतलब इतनी वृद्धि हुई, ये हमारे काम का नहीं है। घरेलू विनिर्माण की मतलब जो टरबाइन है, जो उनके पुर्जे हैं, तो 70 से 80% है ना, भारत ने स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है, कि मतलब यहाँ पे टरबाइन है तो वो स्वदेशी तौर पे बनाए जा रहे हैं। उसके बाद में वैश्विक भागीदारी है, जैसे मतलब यूके है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, इनके साथ में भारत साझेदारी कर रहा है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि भारत इनके साथ में क्या क्या भागीदारी कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, कि 2030 तक हमारा टारगेट क्या है, 100 गीगावाट का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। 2036 तक 156 गीगावाट, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऊर्जा लक्ष्य है। उसके बाद में ग्रिड की स्थिरता, जैसे मतलब 45 पौन ऊर्जा है तो उसका उत्पादन उच्च मांग हाई पीक के समय होता है। हाई पीक किस टाइम पे होता है, जैसे मान लो कि आप रात को जिस टाइम पे सौर पावर है तो वो काम नहीं करता है, तो उस टाइम पे ये हाई डिमांड है ना, यही पूरी करता है, पवन ऊर्जा है वो पूरी करता है। तो सौर ऊर्जा की कमी को पूरा करने का काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद में जैसे सप्लाई चेन है, विंड टर्बाइन का उत्पादन है, तो वो 2014 में 10 गीगावाट ही होता था और अब है 24 गीगावाट हो गई है इसकी। उसके बाद में ऑफशोर, ऑफशोर और ऑनशोर का आपको पता होगा, जैसे मान लो ये समुद्र है, तो ये जो तट के ऊपर ये विंड टर्बाइन होते हैं, तो ये तो ऑनशोर हो गए, और ये पानी के अंदर फ्लोटिंग टाइप में होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो विंड टर्बाइन होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं ऑफशोर, मतलब तट से थोड़ा दूर। तो ऑफशोर पवन ऊर्जा का विकास है ना, ये कहां पे हुआ है, गुजरात और तमिलनाडु के तटों पे है ना, 500 मेगावाट है, इतना है ना ऑफशोर पवन परियोजनाएं चल रही हैं। फिर वाइबिलिटी गैप फंडिंग है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार क्या करती है कि पहले मान लो कोई कंपनी है, तो वो यदि पैसा लगाना नहीं चाह रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर और उसको लगता है कि ये घाटे का सौदा हो सकता है, तो सरकार कहती है कि आप लगाओ और जितना घाटा होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। तो ये होता है वाइबिलिटी गैप फंडिंग, जितना गैप आएगा उसका फंडिंग सरकार देगी। उसके बाद में तो ये क्या है कि यहाँ पे वाइबिलिटी गैप फंडिंग है, उसको मंजूरी दे दी है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, कि मतलब जैसे इनकी जो कीमतें हैं, मतलब ऊर्जा क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि जैसे कीमतें हैं वो उतार चढ़ाव काफी ज्यादा होता है, तो इनको जो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि हम क्यों इन्वेस्ट करें यदि उतार चढ़ाव ज्यादा है, तो उनको फिक्स रखने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ठीक है, ये लाया जाता है। तो कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए डेवलपर्स को है ना, वो राजस्व निश्चितता प्रदान करने के लिए 500 मेगावाट का सीएफडी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उसके बाद में आर्थिक प्रोत्साहन, आर्थिक प्रोत्साहन में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, मतलब कितना उत्पादन होगा उस आधार पे ना, एक पीएलआई स्कीम है, इस तरीके से ही है ये। ठीक है, पीएलआई की तरह ही है कि 500 करोड़ तक आवंटित किए गए। उसके बाद में बाजार सुधार के लिए सरकार ने क्या किया है, रिन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन, कि मतलब आप जो रिन्यूएबल एनर्जी है तो उसको है ना आप परचेज करना पड़ेगा, और उसके लिए ओब्लिगेशन कर दिया है कि जैसे कुछ उद्योग हैं तो वो काफी सारी जो एनर्जी है या उनका कार्बन उत्सर्जन है वो ज्यादा होता है, तो उनके लिए फिक्स कर दिया है कि भाई आप ना रिन्यूएबल एनर्जी है उसी को ही परचेज करोगे आप ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल बनाए गए हैं उनके लिए, कि मतलब ग्रीन एनर्जी है तो उसके लिए आप ओपन रूप से एक्सेस रह सके उनके लिए, मतलब कि ग्रीन एनर्जी है तो उसी का यूज लिया जा सके, उसका ट्रांसफर किया जा सके, कि ग्रीन एनर्जी है या कार्बन एक्सचेंज है, उसी तरीके से ये एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल है, ये बनाए गए हैं। तो ये बाजार सुधार के लिए सरकार ने ये प्रयास किए हैं। दो आपको याद रखना ही है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है एक, तो एक ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल है। उसके बाद में संस्थागत उपाय सरकार ने क्या किए हैं, जैसे भूमि हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, या फिर नियामक चुनौती है, तो उनके लिए जनवरी 2026 में विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। बाद में ग्लोबल पार्टनरशिप है, जैसे मतलब यूके है, तो भारत और यूके है ना, इनके बीच में ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाई गई है। जैसे ऑफशोर आपको पता है कि समुद्र का तट है तो उससे थोड़ा दूर, तो वहां के लिए एक ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाई गई कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम इनोवेशन कर सके, दोनों देश साथ में मिलके। उसके बाद में बेल्जियम है, तो उनके साथ में क्या किया है, ग्रीन टेक्सोनोमी में सहयोगी किया है। ठीक है, तो ग्रीन टेक्सोनोमी क्या होता है कि कंपनियां खुद को है ना ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ग्रीन तरीके से चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा दिखावा करती है कि हम ग्रीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि ग्रीन टेक्सोनोमी है ना, एक इस तरीके से एक वर्गीकरण होता है, तो इसके अंदर क्या है कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट होंगे असल में, तो उन्हीं को ही इसके अंदर शामिल किया जाएगा, बाकी को है ना हम शामिल नहीं करेंगे। तो मतलब कि ग्रीन टेक्सोनोमी है तो एक एक तरीके का वर्गीकरण है जिसके अंदर ग्रीन प्रोजेक्ट है उनको ही शामिल किया जाएगा। ग्रीन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह इसके लिए।
उसके बाद जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क के अंदर पावर सिस्टम मॉडलिंग की जा रही है, ये हमारे काम का नहीं है। फिर उसके बाद में नए राज्य हैं, नए राज्यों में विस्तार जैसे एमपी, उड़ीसा, तेलंगाना, यहाँ पे भी है ना ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिर प्रौद्योगिकी और एकीकरण के अंदर जैसे एआई आधारित फोरकास्टिंग की मतलब पूर्वानुमान है, तो वहां पे कि यहाँ पे ज्यादा हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, तो एआई आधारित फोरकास्टिंग की जा रही है ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज में लिया जा रहा है। उसके बाद में हाइब्रिड समाधान है, हाइब्रिड समाधान के अंदर क्या है कि जैसे राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करना, कि जैसे मतलब कि सौर ऊर्जा है तो वो दिन के अंदर काम करती है, तो पवन ऊर्जा है तो वो शाम को या फिर रात को है ना जो हवाएं हैं वो तेज चलती हैं, तो इन दोनों चीजों को मिला के और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है तो उनको एक एक साथ में एकीकृत किया जा सके, उसके लिए क्या है ये राउंड द क्लॉक, ये बात की है। ठीक है, ऐसे कीवर्ड है ना आप मेंस के अंदर बहुत अच्छे से यूज में ले सकते हो, इनके ना नंबर बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं, उसको भी लगता है कि हाँ मैच्योर आंसर लिखा है किसी ने। अब आगे छोटी छोटी स्कीम है, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे जैव विविधता प्राधिकरण है तो उसकी एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया है, तो इसमें हम देख लेते हैं। पहली बात है तो इसमें कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति, इसके तहत अभी ये क्या है कि एक कृषि जैव विविधता विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि ये पहली बात तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो इसके द्वारा एक साल के लिए इसको बनाया गया है, एक साल के लिए बनाया गया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपको पता है कि जैव विविधता अधिनियम है, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसके तहत इसको बनाया गया है। और जैसे डॉक्टर पीएल गौतम है ये इसके अध्यक्ष हैं, जो पहले इसके एनबीए के नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसके भी अध्यक्ष रहे हुए हैं, और पीपीवी एफआरए है तो इसके भी अध्यक्ष रहे हुए हैं। ठीक है, ये प्लांट प्रोटेक्शन वाला जो मैंने अब एक्ट बताया था बीजों वाला, कि बीज संरक्षण के लिए किसान है वो एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं बिना ब्रांड के, तो वो वाली संस्था है ये। तो सह अध्यक्ष है, ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या होगा, जैव विविधता का संरक्षण करना। ये समिति क्या करेगी, जैव विविधता का संरक्षण करेगी, फिर सतत उपयोग करेगी, और पहुंच और लाभ साझाकरण, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जनजातीय क्षेत्र है तो उसके अंदर परंपरागत ना एक उपचार की तकनीकें होती हैं, काफी सारी उपचार की तकनीकें होती हैं, तो उनको क्या है कि जैसे फार्मा कंपनी है तो वो चाहती है कि हम उसका यूज लें, वहां पे जाके हम ऐसे उत्पाद हैं तो उनको निकाल लें और उसको एक बड़े स्तर पे लेके जाएं। तो इसके लिए फार्मा कंपनी है तो वो क्या है कि उनको जो बेनिफिट शेयर होगा तो वो देगी जनजातियों को। तो इसके ये किसके तहत हुआ था, एक नगोया प्रोटोकॉल हुआ था, नगोया प्रोटोकॉल हुआ था, तो उसके तहत ना इस जो एबीएस है इसको अपनाया गया था कि अब कंपनियां हैं वो जो जनजाति हैं लोकल लोग हैं तो उनको भी है ना बेनिफिट का शेयर देंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्रमुख कार्य क्या क्या होंगे इनके, जैसे बीज क्षेत्र से जुड़े मुद्दे हैं ना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान उनकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद में जो संकटग्रस्त जो फसलों की किस्में है ना वो संकटग्रस्त हो चुकी हैं, या फिर पशुओं की नस्लें हैं वो भी संकटग्रस्त हो चुकी हैं, तो उनको है ना संरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में एक इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एंड एग्रीकल्चर। इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता वाली है ना जो समझौते हैं, तो उनके लिए तकनीकी सलाह, कि उनके लिए मतलब भारत सरकार को क्या क्या और करना चाहिए, तो उसके लिए तकनीकी सलाह है तो क्या होनी चाहिए वो देगी। अब क्या है लक्ष्य प्राप्ति, ये समिति है तो ये भारतीय जैव विविधता लक्ष्य है जो 4 है और 13 है, एसडीजी ये लक्ष्य है जैसे 2 और 13 है और 15 है, तो इनको हासिल करने में मदद करेगी, ये ठीक है। तो इस तरीके से जैव विविधता एक्ट है उसके तहत ये कमेटी बनाई गई है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसके बारे में पहले हम देख चुके हैं, छोटा सा आर्टिकल था इसके अंदर, तो इसमें देख लेते हैं हम क्या है कि पहली बात है 3 मंत्रालय है, ये इंपॉर्टेंट है, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिक्षा मंत्रालय, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये 3 मंत्रालय साथ में है, एक मिनिस्ट्री नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद में ये 2 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है 2 चीजें, ये आप देख लो, जन्म के समय लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये कितना है भारत के अंदर, अभी सेक्स रेशियो एट बर्थ है 929 है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहले क्या था कि 918 ही था, अब 929 हो गया है। उसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा के अंदर नामांकन है ना, ये एक संस्था है शिक्षा मंत्रालय की, तो उसने कहा है कि अभी 80% जो माध्यमिक स्तर पे लड़कियां हैं तो उनका जो है ना एनरोलमेंट रेशियो 80% हो चुका है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, 2 फैक्ट हैं, ये आप देख सकते हो, बस इसलिए किया था मैंने। और अभी क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर डाक विभाग है ना, उन्होंने ड्रोन की सुविधा के द्वारा एक डाक सेवा शुरू की है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है ये देख लेते हैं बस हम, ये है मंडी और रेदर, यहाँ पे इन दोनों के बीच में है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, ये वैसे पीसीएस के अंदर ही पूछेगा, हमारे लिए नहीं पूछेगा, पर फर्स्ट है ये।
पहली ड्रोन आधारित डाक डाक सेवा है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाएंगे ये, इसलिए है। ठीक है। तो ये मतलब काफी किलोमीटर का है, तो उसको मतलब काफी 12 घंटे लग जाते थे उसको 20 मिनट के अंदर, ऐसे कुछ था इसमें। अब अगला ये पीसीएस के लिए ही है, हमारे लिए ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, कि मतलब पटना के अंदर क्या किया है कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है, ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। ये आर्टिकल राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इससे संबंधित है ये आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे मतलब शहरी और आवास मंत्रालय उसके तहत आता है, और आजकल क्या है कि जैसे शहरी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको किस किस तरीके से मैनेज किया जाए, और शहरों को एक सतत तरीके से है ना, जो जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनको एक सस्टेनेबल तरीके से बनाया जाए शहरों को, तो उसके लिए ये संस्था काम करती है। ठीक है, तो इसने 50 साल पूरे कर लिए हैं, उससे संबंधित है। और उसके अलावा इसके अंदर एक आईजीओटी मिशन कर्मयोगी। ठीक है, तो ये है। तो ये क्या है कि जैसे मतलब जो सिविल सर्वेंट वगैरह हैं, तो उनको एक अच्छे तरीके से मतलब टेक्नोलॉजिकल तरीके से या फिर ना उनको एडवांस बनाए रखने के लिए उनके लिए एक मिशन होता है, ये मिशन ये कर्मयोगी है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी इसके अंदर, बस ये कीवर्ड याद रखने हैं आपको, ये इसीलिए मैंने इसको डाला है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। एक वेब स्टॉक बाजार है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है मुंबई के अंदर, है ना, या इंडिया फिल्म फेस्टिवल है, नहीं, हाँ, फिल्म फेस्टिवल हो रहा है मुंबई के अंदर है। तो इसमें क्या है कि वेब स्टॉक बाजार है, तो इसके अंदर काफी सारी जो परियोजनाएं हैं, मतलब कुछ छोटी मोटी जो फिल्म वगैरह, शॉर्ट फिल्म वगैरह, इनको है ना, ये 19 देशों की 35 भाषाओं की 155 है ना प्रविष्टियां थी, तो उनमें से 12 परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं मतलब इस तरीके से कि शॉर्ट फिल्म मान लो या मूवीज मान लो, तो उनकी जो 12 परियोजनाएं हैं उनको इसके लिए चुना गया है, और उनको क्या है कि हर एक को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे अब। ठीक है, तो इससे संबंधित है कि इनको 3 लाख का नगद अनुदान दिया जाएगा। तो ये वेब स्टॉक बाजार रिकमेंड्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। ये सारे जो लास्ट वाले हैं ये पीसीएस के लिए हैं, यूपीएससी में नहीं आएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लास्ट आंसर थे उसके अंदर आंसर है, लास्ट क्वेश्चन लास्ट बार के, उसमें आंसर है ए और ए, आप सब ने गलत दिया है, सब ने, लगभग सब ने। ठीक है, जाके चेक करना। उसके बाद में ये क्वेश्चन है दूसरा, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है, और ये जलवायु परिवर्तन मिशन है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, उसके लिए ऑफशोर पवन ऊर्जा नीति है हमारी, तो उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, तो उसका विश्लेषण करना है, ये आप अच्छे से लिखना। ठीक है, हमारी ऐप पे जाके आप विजिट करके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो।